नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि बहुत सारी कमेंट्स भी आ रही थी और इसके साथ साथ मुझे कॉल भी आ रहे थे कि मैं इस चैप्टर को हिंदी में बनाऊं, तो इसलिए आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसे ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ ना आए या फिर आपको कोई सलाह देनी हो या फिर कुछ भी इंक्वायरी करनी हो तो आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन गिवन है, वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे जरूर शेयर करें और लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के बगल में एक बेल यानी घंटी जैसी स्ट्रक्चर होगी, उस बेल को दबा दीजिए ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी उसका लाभ आप उठा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो इस वातावरण में, इस पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टिमुली यानी अनुक्रिया, या यूं कहें स्टिमुली का मतलब होता है उद्दीपन। ठीक है, यानी कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव, ठीक है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, उष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। उद्दीपन का मतलब है दोस्तों ऐसा पर्यावरण में परिवर्तन जिससे हम रिस्पॉन्स दे सके, कोई ना कोई क्रिया दे सके, हम रिएक्ट कर सकें। जैसे कोई अगर हमें आवाज लगाता है तो वो परिवर्तन है, उद्दीपन है, और हमने उस आवाज को सुना और उसके प्रति हमने रिस्पॉन्स दिया, कोई ना कोई क्रिया की। ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं वैसे ही पौधे भी अलग अलग प्रकार के उद्दीपनों के प्रति प्रक्रिया करते हैं या फिर यूं कहें अनुक्रिया करते हैं। तो आइए अब चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कि जंतुओं में नियंत्रण समन्वय किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जंतुओं में नियंत्रण दो तरीकों से होता है। एक तंत्रिका तंत्र जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र एक विशेष प्रकार के ग्रंथियों का समूह होता है या ऊतकों का समूह होता है जिससे एक एंजाइम या हार्मोन निकलता है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशिया ऊतक द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यानी तंत्रिका तंत्र का हमारे शरीर में पूरा जाल सा बिछा हुआ है और ये सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में कनेक्टेड हैं, यानी आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे पूरे शरीर में एक तरह का तंत्र बन गया है तंत्रिका कोशिकाओं का। इसीलिए इसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र के जो भाग हैं, यानी उसके जो भाग हैं, जैसे मैं आपको नीचे दिखाता हूं, उसके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में मौजूद होती हैं और अलग अलग जगहों पर इनकी संरचना अलग अलग होती है और इनके नाम भी अलग अलग इनको दिए गए हैं। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठन जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। जी हाँ, सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में शरीर में ये स्थानांतरित करता है। तो इन्हीं तंत्रिका तंत्र को कुछ नाम दिए गए हैं जो मैं आपको यहाँ बता दूं। सबसे पहले यहाँ ग्राही जो शब्द है, ग्राही क्या होती है? तो ग्राही शब्द बना है ग्रहण से, यानी कि हम जो ग्रहण करते हैं, यानी जो भी हम प्राप्त करते हैं बाहर से उद्दीपन, उसी के लिए ग्राही शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण में सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। तो अब देखते हैं, आपने सुना होगा कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों में ये जो ग्राही है ये अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। सबसे पहले सुनना, यानी कान जो है सुनने का काम करता है और शरीर का संतुलन बनाता है। आंख में होती है प्रकाशग्राही और वो देखने का कार्य करती है। त्वचा में होते हैं थर्मोरिसेप्टर्स यानी तापग्राही। तापग्राही का मतलब है कि ठंडा या गर्म का एहसास हमें इसी से मिलता है और छूने का एहसास भी हमें इसी से मिलता है।
और इसी के साथ जो है नाक की बात कर लेते हैं। नाक में होती है घ्राणग्राही। अब घ्राणग्राही का कार्य होता है सूंघना, गंध का पता लगाना। और उसके बाद जो पांचवी है वो है जीभ। तो जीभ का कार्य क्या है, आप सभी जानते हैं। जीभ का कार्य होता है टेस्ट लेना, यानी कि स्वाद का पता लगाना। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं तंत्रिका कोशिका की। कोशिका यानी न्यूरॉन, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब ये होता है कि शरीर की पूरी संरचना जो तंत्रिका तंत्र होता है इसी से बनी होती है। और क्रियात्मक इकाई का मतलब ये है कि यही मिलकर आपस में कार्य करती हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इसके कुछ भागों के नाम दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो बालों की तरह संरचना है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बालों के जैसे ये जो फैली हुई है, जहां मैं एरो ले जा रहा हूँ, तो ये पॉइंटर जहां जहां जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं द्रुमिका। द्रुमिका का कार्य होता है जो सूचना यानी जो उद्दीपन हो रहा है वातावरण में, पर्यावरण में, उसको ग्रहण करना। और फिर यहाँ सेल यानी कि कोशिकाकाय में, ठीक है, यहाँ पर उस सूचना को विद्युत आवेग में बदलना। और फिर वो सूचना विद्युत आवेग द्वारा यहाँ से, जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, ऐसे होते हुए, इस पे आप व्हाइट व्हाइट धब्बे देख रहे होंगे, ये व्हाइट व्हाइट जो स्ट्रक्चर है, ये क्योंकि विद्युत आवेग के रूप में यानी करंट के रूप में सूचना प्रवाहित हो रही है इस क्षेत्र में, इसीलिए ये ऐसे ढका हुआ है ताकि बगल वाली कोशिकाओं को करंट ना लगे। तो ये पहुंच जाता है तंत्रिका के अंतिम सिरे पर। तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है वो ठीक फिर दूसरे तंत्रिकाओं के इसी, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पॉइंटर के द्वारा, इसी द्रुमिका के द्वारा जुड़ा हुआ है। लेकिन एक तंत्रिका कोशिका और अगली तंत्रिका कोशिका यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम जिसको कहते हैं सिनेप्स। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अंतर्ग्रथन, इसे हम कहते हैं हिंदी में। तो यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। जी हाँ, आपको समझा दो, यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि तंत्रिका, ये जो सिनेप्स है, जो एक गैप है बीच में दोनों के, दो तंत्रिकाओं के बीच में, यहाँ विद्युत आवेग जो होता है, जो तंत्रिकाक्ष में बह रहा था अभी, तो विद्युत आवेग रासायनिक संकेत में बदल जाता है और उसके बाद वो उसी रूप में आगे जाता है, फिर वही प्रक्रिया दोबारा होती है। तो आइए जरा हम दोबारा से एक बार तंत्रिका तंत्र के सारे भागों के आपको फंक्शन बता दें। तो द्रुमिका का मुख्य कार्य होता है सूचना प्राप्त करना, और कोशिकाएं का क्या कार्य है, तो सूचना विद्युत आवेग के रूप में भेजना। और तंत्रिकाक्ष, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं इंग्लिश में, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक ले जाती है, यानी यहाँ से ये जो जाती है यहाँ तक आवेग को लेके जाती है। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उसके बाद अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की, कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो दोस्तों, आप सबने जब भी कोई कार्य किया होगा, कभी जो है आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपका हाथ कट जाए, या सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो ये है कि मान लीजिए आप कोई गर्म चीज उठा रहे हैं और आपका हाथ जल गया। आपने देखा हो कि बिना कुछ सोचे आपका हाथ अपने आप ही पीछे आ जाता है। क्यों? यही जो आपने क्रिया की है, यानी यही जो आपने काम किया है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। यानी किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी अगर आपका हाथ जल रहा है, आप उसे तुरंत पीछे खींच लेते हैं, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी वो पीछे आ जाएगा अपने आप। तो इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ओके, उसके बाद प्रतिवर्ती चाप। अब प्रतिवर्ती चाप क्या होता है ये समझ लीजिए, कि मान लीजिए आपने प्लेट को छुआ, तो वहां पे उद्दीपन उष्मा है। उष्मा मतलब कि गर्मी जो है वहां पे वो उद्दीपन हो गई। जैसे ही आपने छुआ, आपकी त्वचा में वो महसूस हुआ, जलन महसूस हुई, और वो सिग्नल यानी कि वो सूचना पहुंच गई तुरंत मेरुरज्जु। मेरुरज्जु में आपको समझा देता हूं, हमारे पीठ के पीछे एक रीढ़ की हड्डी होती है, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक उंगली की जितनी मोटाई वाली एक रस्सी होती है, जो कि मस्तिष्क से जुड़ी होती है, और इसी रस्सी को हम कहते हैं मेरुरज्जु, जो कि अपने आप कार्य करती है इस प्रतिवर्ती चाप में। तो त्वचा से सूचना पहुंचती है मेरुरज्जु तक, और मेरुरज्जु ब्रेन यानी कि मस्तिष्क को पहुंचाने से पहले ही एक्शन ले लेता है, क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि यह चीज हार्मफुल है, यानी हानिकारक है शरीर के लिए, इसलिए वो उसको तुरंत
कार्य करने के लिए सूचना प्रेषित कर देता है मांसपेशियों को। तो देखिए मेरुरज्जु से सूचना कहाँ आई, कार्यकारी अंग यानी पेशियां तक, मांसपेशियों तक, और मांसपेशियों ने क्या किया, अनुक्रिया हाथ पीछे हटा लेना, यानी कि मांसपेशियों ने तुरंत कार्य किया और हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो इस तरह की हम जो क्रिया होती है उसको हम ये जो सारी क्रियाएं हुई हैं, ये सूचना जिस प्रकार से गई है और जिस प्रकार से हमने हाथ पीछे खींचा है, इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। आइए चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से मानवों में, अभी हमने पढ़ा है प्रतिवर्ती चाप के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है, या फिर यहाँ पे उससे पहले हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अनुक्रिया होती है। थोड़ा समय लग रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो अनुक्रिया है, ठीक है, जो हम एक्शन लेते हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो हम जो एक्शन लेते हैं वो 3 प्रकार की, यानी जो अनुक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक यानी अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित, और एक होती है, ठीक है, अनैच्छिक, और तीसरी होती है प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रियाओं को दोस्तों हम अपने मन की इच्छाओं से रोक सकते हैं, कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और अनैच्छिक क्रियाओं में हम ऐसा नहीं कर सकते। अनैच्छिक क्रियाओं में हमें अपने आप ही सारी अभिक्रियाएं हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा समय लग रहा है, क्षमा चाहूंगा आपसे। आइए बात करते हैं अनुक्रिया की। तो अनुक्रिया का मतलब है कि हम क्रिया कितने प्रकार से करते हैं। तो हम क्रिया करते हैं 3 प्रकार से। एक होती है ऐच्छिक क्रिया, जो कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, जैसे बोलना, लिखना, ये सब अपनी इच्छा से करते हैं। और एक होती है अनैच्छिक क्रिया, यानी अनैच्छिक क्रिया पश्च मस्तिष्क, ठीक है, पहले मैं ये बता दूं अनैच्छिक क्रिया होती क्या है। जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, ये सब जो है अनैच्छिक क्रिया है, यानी इसे आप अपनी इच्छा से शुरू या बंद नहीं कर सकते। तो ऐच्छिक क्रिया सारी जितनी होती है वो अग्र मस्तिष्क के अनुसार नियंत्रित होती है, और अनैच्छिक क्रिया सारी मध्य और पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। मध्य मतलब बीच वाले और पश्चिम मतलब पीछे वाले मस्तिष्क के भाग से नियंत्रित होती है। अभी हम अगले टॉपिक में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं तीसरी क्रिया की, जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया, जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया। ये नियंत्रित होती है मेरुरज्जु के द्वारा, इसका मस्तिष्क से कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता, कि हमें प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो शरीर को नुकसान ना पहुंचे और छूने, जलने, कटने या चुभने से हमारे शरीर को नुकसान ना हो, इसलिए तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपके समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मानव तंत्रिका तंत्र। तो मानव तंत्रिका तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। मैं आपको यहाँ समझा दूं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है, यानी ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पीएनएस, ये 2 प्रकार के होगा। एक तो कपाल तंत्रिका यानी मस्तिष्क से निकलने वाली बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है, और एक मेरु तंत्रिका यानी कि जो मैंने अभी बताया था मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी में जो रस्सीनुमा संरचना है उससे बहुत सारी पतली पतली और रस्सियां निकली हैं, धागेनुमा संरचना निकली है। तो इस धागेनुमा संरचना से और क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपने देखा मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो मस्तिष्क के बारे में आइए अध्ययन करते हैं विस्तार से। तो मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अग्र मस्तिष्क है वो बहुत ही एक्टिव पार्ट है, और हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सारी की सारी अग्र मस्तिष्क से नियंत्रित होती है वर्तमान में। यानी जो हम उठा रहे हैं, पेन पकड़ रहे हैं, कहने का मतलब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, या मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये अग्र मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। और उसके बाद मध्य मस्तिष्क। तो पहले मैं अग्र मस्तिष्क के बारे में विस्तार से बता देता हूँ, यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो समझा देता हूँ आपको। इसका कार्य क्या है, तो मस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचने वाला भाग, यानी कि ये अग्र मस्तिष्क जो है सोचता है,
ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है और सूचनाओं को याद रखता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार से मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल में और मेमोरी होती है हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में, ठीक उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में जो अग्र मस्तिष्क है उसमें वो एक तरह से मेमोरी का भी पार्ट होता है। उसमें सूचनाएं एकत्रित होती हैं और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वहां पे सूचनाएं इकट्ठी होती रहती हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना ये अग्र मस्तिष्क का कार्य है और भूख लगने संबंधी जानकारी भी हमें अग्र मस्तिष्क ही देता है। आइए बात कर लेते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन। पुतली दोस्तों बता दो कि हमारी आंख में जो बिल्कुल बीच में काला सा भाग है वही पुतली कहलाता है और वो काला वाला भाग कभी बढ़ता है कभी कम होता है। अगर अधिक प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश होगा तो वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें कम प्रकाश की आवश्यकता है तो वो बंद हो जाएगा ताकि प्रकाश कम आए। और सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया भी मध्य मस्तिष्क ही नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। तो पश्च का मतलब होता है पीछे का मस्तिष्क, और पीछे वाले मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो इसमें मैं आपको यहाँ पे एक पहले चित्र में समझा देता हूँ, उसके बाद जो है आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखाई दे। जी हाँ, अब देखिए अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये तीन भाग, ये है पहला भाग अग्र मस्तिष्क का, ये बड़ा वाला भाग जो है पूरा ऊपर का ये अग्र मस्तिष्क है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क ये वाला है और पश्च मस्तिष्क नीचे वाला भाग है पूरा, ये नीचे देखिए। यहाँ पर ये तीन भाग मुख्य हैं, पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। आपने नाना पाटेकर की एक मूवी है क्रांति, उसमें सुना होगा कि सिर के पीछे नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है, तो ये छोटा दिमाग यही है अनुमस्तिष्क। तो ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। आइए अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क यानी छोटा दिमाग का क्या कार्य है। तो अनुमस्तिष्क शरीर की संस्थिति यानी कि जो हमारे मुख के हाव भाव होते हैं, जैसे हम गुस्से में होते हैं तो बिल्कुल चिड़चिड़े तरह का मुंह बनाते हैं, हंसते हैं तो अलग तरह का मुंह बनता है, इस पे एक्सप्रेशन आते हैं, तो वो एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है अनुमस्तिष्क। और हमारी बॉडी का संतुलन भी अनुमस्तिष्क ही बनाता है। कोई शराब अगर पी लेता है तो ये संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है इससे, इसलिए वो इधर उधर झूलने लग जाते हैं। तो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, या जैसे परिशुद्धि का मतलब है कि आप पेन उठाना चाहते हैं लेकिन सही तरह से पकड़ें, वो भी कंट्रोल करेगा बैलेंस कौन? अनुमस्तिष्क। ओके, अब मेडुला के बारे में सुन लेते हैं। तो मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्तचाप कहते हैं, और वमन का मतलब होता है उल्टी। तो उल्टी आना और रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ये मेडुला का काम होता है। उसके बाद बात करते हैं पॉन्स की। तो पॉन्स अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है, यानी हमारी जो श्वसन दर है, जो सांस लेना है, उसको नियंत्रित करता कौन? पॉन्स। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको मस्तिष्क के बारे में सारी सूचना समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे, मस्तिष्क मेरुरज्जु की सुरक्षा। हाँ, अब मस्तिष्क जो है, आपने देखा कि मस्तिष्क के इतने सारे कार्य हैं, सारी क्रिया यही करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, तो इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। तो सुरक्षा के लिए मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। तरल पूरित का मतलब है, मैं आपको इस पिक्चर में दिखाता हूँ एक जगह। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बाहर से, यहाँ पे लिक्विड भरा है और इस पूरे लिक्विड के अंदर ये पूरा मस्तिष्क है, ताकि अगर हमारे सर में झटका उटका भी लगता है या मैकेनिकल शॉक लगता है तो हम ये अपने आप को बैलेंस करता रहता है और हम बच जाते हैं, हमें हमारे ब्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, जब तक कि हड्डी ना टूटे, कपाल ना टूटे ऊपर से। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसी को तरल पूर्ति गुब्बारा कहा गया है। तो उसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो मेरुरज्जु है, यानी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ये रस्सीनुमा संरचना होती है, जो बहुत ही जरूरी है सुरक्षित रखनी, क्योंकि इन दोनों से ही हमें, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, तो ये दोनों कंट्रोल करते हैं पूरे बॉडी को, शरीर को, इसीलिए ऐसा होता है, इनकी सुरक्षा बहुत जबरदस्त होती है। अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय, यानी कार्य कैसे होता है। तो ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञानेंद्रिय हमारी, उनसे सिग्नल पहुंचता है संवेदी तंत्रिका के द्वारा। ठीक है, तंत्रिका संवेदी तंत्रिका को देती है और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता है और वहां पे सूचना प्राप्त की जाती है और संसाधित करने का निर्णय लिया, यानी कि क्या किया जाए इसका निर्णय मस्तिष्क लेता है और उसके बाद वो भेजता है क्रिया करने वाले अंग तक सूचना को। और पेशीय ऊतक वो अंग है
जैसे ही पेशी ऊतक में सूचना आती है वो क्रिया कर देता है, यानी पेशी संकुचन, मांसपेशियां सिकुड़ती है और हम तुरंत कोई एक्शन ले पाते हैं, अनुक्रिया कर पाते हैं। तो ये किस प्रकार से कार्य करती है पूरी ये संरचना वो बताई गई, यानी तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है वो समझाया गया है। आइए बात कर लेते हैं विद्युत संकेतीय तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, कि इसकी कमियां क्या है। कहीं भी दोस्तों सीमा लिखा हो इसका मतलब होता है कमी, यानी सीमाएं, कमियां। तो मैं बता दूं कि विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, और अब हम पढ़ेंगे पादपों के बारे में। पादप मतलब पौधों के बारे में। तो जब हम मानव के बारे में बात करते हैं तो मानव की जो शारीरिक संरचना है वो काफी कठिन है, और उसकी अपेक्षा जो पौधों की संरचना है वो काफी सरल है। तो इसलिए पौधों में मानव की तरह जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा तो नियंत्रण एवं समन्वय नहीं होता, यहाँ थोड़ा आसान होता है। यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। पौधों में समन्वय। पौधों में गति, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना और वृद्धि पर निर्भर गति, यानी पौधों में दो प्रकार से गति होती है। एक तो वृद्धि, यानी वो बढ़ते हैं, छोटे होते हैं तो बढ़ते हुए बड़े हो जाते हैं, तो वृद्धि पर निर्भर गति है। और वृद्धि पर निर्भर गति ना होना, तो आपने कभी छुआ होगा, जैसे छुई मुई के पौधे को, या कुछ ऐसे फूल होते हैं जो रात को खिल जाते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं, तो ये कहलाते हैं वृद्धि पर निर्भर ना होने वाली समन्वय गति। अब उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, ये कहलाती है वृद्धि पर निर्भर न होने वाली क्रिया। जैसे वृद्धि पर निर्भर न होना, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। आपने छुई मुई के पौधे के बारे में सुना होगा। छुई मुई के पौधे को जब हम छूते हैं तो अपनी पत्तियों को सिकुड़ लेता है। ठीक है, क्योंकि वो जो कोने कोने में उनके पानी होता है वो उसकी मात्रा को घटा देता है, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं। इसके बाद वृद्धि के कारण गति के कौन कौन सी ऐसी गतियां हैं या कार्य हैं जिससे वृद्धि महसूस होती है। तो ये दिशिकीय अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं। जैसा आपने देखा होगा पौधों में उद्दीपन क्या होता है, जल, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण बल, रासायनिक स्राव और जल, ये सब जो है पौधों में उद्दीपन है। जिस तरफ पानी मिलेगा जड़ उसी तरफ मुड़ जाएगी, जिस तरफ, आइए मैं एक एक करके समझा देता हूँ। प्रतान दोस्तों आपने देखा होगा कि तोरी के पौधे में, घिया के पौधे में, सीताफल के पौधे में वो जो लता होती है उनमें बहुत ही लंबी लंबी धागे नुमा संरचना होती है। आगे आगे वो किसी चीज पर लिपट जाती है और फिर उसके द्वारा जहां भी उसे चढ़ना होता है वहां पे चली जाती है। उसी को हम प्रतान कहते हैं। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, यानी आगे वाला जो भाग है बहुत तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। अब बात कर लेते हैं अनुवर्तन की। सबसे पहले मैं आपको अनुवर्तन समझा दूं कि अनुवर्तन क्या है। तो पौधे के भागों का या फिर पौधे के भागों का एक निश्चित दिशा में गति, यानी कि उद्दीपन की दिशा में गति को अनुवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर वो प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है तो उसे हम प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। अगर वो गुरुत्वाकर्षण बल यानी जड़ नीचे की तरफ हमेशा जाती है तो वो गुरुत्वानुवर्तन के कारण। अब रासायनिक अनुवर्तन वो होता है कि पौधों के शरीर में बहुत सारे केमिकल सेक्रेट होते हैं, रसायन सेक्रेट होते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा है वो भी एक तरह से रासायनिक अनुवर्तन होगा, ठीक है ना। या फिर पराग नली के अंडाशय की तरफ गति, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, जो पराग नली का अंडाशय से संबंधित सारी चीजें हैं। तो जलानुवर्तन की बात कर लें तो जलानुवर्तन मतलब जिस तरफ जल होगा उसी तरफ पौधे की जड़ गति करेगी। तो इस प्रकार से पौधे विभिन्न अनुवर्तन के द्वारा गति करते हैं और ऐसे उनमें समन्वय होता है। और दूसरी जो चीज है बहुत महत्वपूर्ण वो है पादप हार्मोन, यानी पौधों में बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन 4 मुख्य हार्मोन होते हैं जिनके बिना पौधे में विकास हो ही नहीं सकता। तो आइए उन चारों के बारे में हम देख लें। हार्मोन क्या होते हैं? तो वे रसायन जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वय करते हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। यानी हार्मोन एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि में, विकास में और अनुक्रिया में मदद करते हैं। तो यहाँ पे 4 मुख्य प्रकार के हैं, इसके अलावा बहुत होते हैं लेकिन ये 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सीन, कि ऑक्सीन हार्मोन क्या कार्य करता है।
तो शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। मैं आपको बता दूं, आपने आम का पौधा या छोटा मोटा पौधा कोई भी बीज से निकलते हुए देखा होगा, तो उसके टिप पर यानी सबसे ऊपरी भाग पर बिल्कुल मुलायम पत्तियां होती हैं। तो उसी टिप पर जो है ऑक्सिन पाया जाता है और वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, क्योंकि उसमें ऑक्सिन होता है और ये संभव ऑक्सिन के कारण ही हुआ है। और क्या कार्य करता है ऑक्सिन? तो कोशिका की लंबाई में वृद्धि, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, और प्रकाश अनुवर्तन में सहायक, यानी जिस तरफ प्रकाश होगा उसी तरफ ये मुड़ जाएगा। फिर है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन ऑक्सिन की उपस्थिति में ही कार्य करता है और जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, यानी जो पेड़ का तना होता है उसकी मोटाई को भी जिब्रेलिन ही बढ़ाता है। उसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है फलों के पकने में। अगर साइटोकाइनिन किसी पौधे में स्रावित नहीं हो रहा तो उसके फल नहीं पकेंगे। एफसीसी कम। हाँ, अब ये जो अम्ल है यानी ये जो हार्मोन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ऊपर तीनों हार्मोन है वो स्रावित होते रहेंगे अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो ये हार्मोन क्या करता है, ये निर्णय लेता है कि कौन सा हार्मोन कितना स्रावित हो। तो इसलिए इसे कहते हैं कि वृद्धि संदमन जो है ये करता है, यानी कि जो मैंने आपको समझाया कि कितनी वृद्धि करनी है उसको नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। पत्तियों का मुरझाना यानी कि पत्ती अगर मुरझा रही है तो एफसीसी अम्ल के द्वारा। और तनाव हार्मोन बता दूं कि साल में एक बार पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो वो इसी हार्मोन के द्वारा होता है, यानी कि एफसीसी अम्ल के द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने इसे पसंद किया होगा। इसमें थोड़ा सा भाग और है, आइए उसे भी समझ लेते हैं। अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं और अंतिम वीडियो देखते हैं। आइए दोस्तों तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार से हार्मोन कार्य करता है। ठीक है, अभी हमने पौधों के बारे में सारी चीजें पढ़ ली और जंतुओं के बारे में ये रह गया था। इसे हम बोलते हैं जंतुओं में हार्मोन के द्वारा समन्वय होना। तो आप सभी ने एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी टीवी पर पहले या अभी भी आती होगी कि नमक में आयोडीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयोडीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन के सेक्रेशन में यानी स्राव यानी हार्मोन को पैदा करने में बहुत यूजफुल होता है और उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। जी हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन के बिना प्रोड्यूस नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। तो इस हार्मोन के न होने से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं हो पाता अच्छी तरीके से, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती उसकी। तो आइए इसके बारे में अब विस्तार से पढ़ते हैं कि हार्मोन क्या है। तो ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास और वृद्धि का समन्वय करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पौधों में होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां यह बहुत महत्वपूर्ण है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद को सीधे रक्त में यानी सीधे ब्लड में भेज देती हैं, सीधे ब्लड में ही मिलाती हैं। तो उसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन कहलाते हैं, यानी जो स्राव ये डालते हैं, जो केमिकल डालते हैं ब्लड में, उसे हम हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन दिखाए गए हैं। तो हार्मोन और किस ग्रंथि से निकलता है, फिर किस स्थान पे स्थित होता है और फिर उसके क्या कार्य हैं, आइए बारी बारी से समझ लेते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है आउटू ग्रंथि से और जो कि गर्दन में होता है। इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय। उपापचय का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इनको पचाने में, उसमें मदद करता है। फिर है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है और ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है। इसका कार्य होता है वृद्धि और विकास में नियंत्रण करना। उसके बाद है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क, यानी ये एक प्रकार की ग्रंथि है जो किडनी के ऊपर होती है, दोनों किडनी के ऊपर। मैं भी आपको चित्र दिखाऊंगा। उसके बाद ब्रिक, यानी किडनी जो दिया हुआ किडनी के ऊपर होती है और इसका कार्य क्या है, तो ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि को नियंत्रण करना। और अगर हमें कोई अचानक खतरा लगे तो भागने के लिए उस समय जो एनर्जी चाहिए वो इसी से मिलती है, तुरंत एड्रेनलिन जो है सेक्रेट हो जाता है। उसके बाद है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है
और उदर यानी पेट के नीचे होता है ये। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। इसको मैं सरल भाषा में समझा देता हूं। आपने सुना होगा कि शुगर की बीमारी हो गई है, मधुमेह हो गया है, डायबिटीज हो गई है। तो ये तीनों एक ही चीज है। डायबिटीज जो है इंसुलिन ना होने से ही होता है। डायबिटीज तब होता है जब इंसुलिन ब्लड में सेक्रेट नहीं होता, उपस्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय शर्करा जो है पच डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो शर्करा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है रक्त में, जिससे डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। तो इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वरना मौत भी हो सकती है विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण, क्योंकि ये फिर कंट्रोल नहीं कर पाते रोगों को। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन। लिंग हार्मोन कहते हैं इन्हें, यानी नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो वृषण ग्रंथि में पाया जाता है और पेट के निचले हिस्से में, जिसे हम एब्डोमेन कहते हैं, वहां पाया जाता है। इसका काम होता है यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता यानी दाढ़ी आना, मूछ आना, आवाज का भारीपन होना और कंठ का फैल जाना। ये सारे के सारे जो परिवर्तन है, जो यौनारंभ यानी कि यौवन का आरंभ जो होता है, वो सारे परिवर्तन जो है टेस्टोस्टेरोन के द्वारा नर में होते हैं। ठीक उसी प्रकार से एस्ट्रोजन मादा में निकलता है हार्मोन, और ये हार्मोन अंडाशय से निकलता है, और अंडा